सन 1950 नवंबर की एक सर्द सुबह, मद्रास, भारत। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की एक छोटी सी लैबोरेटरी में एक दिया पहले से जल रहा था। उस कमरे में कोई शोर नहीं था, सिर्फ कागजों की सरसराहट और एक नौजवान वैज्ञानिक की उंगलियां जो लगातार इक्वेशंस लिखती जा रही थीं, मिटाती थीं और फिर लिखती थीं। उस नौजवान का नाम था गोपालासमुद्रम नारायणन रामाचंद्रन। दुनिया उन्हें जानती थी GN रामाचंद्रन के नाम से। उनकी उम्र थी महज 28 साल और उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था जिसने उन्हें महीनों से सोने नहीं दिया था। वो सवाल था प्रोटीन का, वो अदृश्य धागा जिससे हर जीवित शरीर बुना जाता है, वो स्ट्रक्चर जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था। रामाचंद्रन का बचपन केरल के एक छोटे से गांव एर्नाकुलम में बीता था। उनके पिता एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने बेटे में बचपन से ही एक अजीब सी आग देखी थी, वो आग जो सवालों को जवाब मिलने तक जलती रहती है। रामाचंद्रन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से फिजिक्स में डिग्री ली। फिर वो पहुंचे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, जहां उन्होंने भौतिक शास्त्री WL ब्रैग के साथ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर काम किया। ये वही तकनीक थी जो परमाणुओं की दुनिया में झांकने का रास्ता देती थी। एक्सरेज जब किसी क्रिस्टल से गुजरती हैं तो वो एक पैटर्न बनाती हैं और उस पैटर्न को पढ़कर वैज्ञानिक बता सकते थे कि उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स कैसे सजे हुए हैं। ये साइंस का एक ऐसा हथियार था जिसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद रामाचंद्रन को मद्रास में एक छोटी सी पोजीशन मिली। कोई बड़ी लेबोरेटरी नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस एक कमरा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और एक ऐसा दिमाग जो शायद उस समय दुनिया में अपनी तरह का अकेला था। लेकिन जो काम उन्हें मिला था वो काम था कोलेजन का। कोलेजन, वो प्रोटीन जो हमारी स्किन में है, हमारी हड्डियों में है, हमारी टेंडन्स में है, वो प्रोटीन जो लिटरली हमारे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है। और उस समय 1950 के दशक में कोलेजन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यानी उसके एटम्स कैसे अरेंज है, ये किसी को नहीं पता था। उस दौर में प्रोटीन साइंस की दुनिया में एक ही नाम था जिसके सामने सब झुकते थे, लाइनस पॉलिंग। अमेरिका का वो वैज्ञानिक जिसने 1951 में प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था। पॉलिंग कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बैठकर केमिस्ट्री की दुनिया को रीराइट कर रहे थे। उनकी आवाज में एक सर्टेनिटी थी जो किसी को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं देती थी। उनकी इंटेलिजेंस के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक चुप हो जाते थे। और पॉलिंग ने कोलेजन के बारे में भी अपना एक मॉडल प्रपोज किया था, एक स्ट्रक्चर जो उनके अनुसार सही थी। पूरी दुनिया ने माना, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन मद्रास की उस छोटी सी लैबोरेटरी में रामाचंद्रन को कुछ और दिख रहा था। वो घंटों एक्सरे डेटा को देखते, रात को जब बाकी सब सो जाते, वो कागज पर एटम्स की पोजीशंस को मैन्युअली प्लॉट करते। उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर्स पूरी इमारत जितने बड़े होते थे और किसी साधारण यूनिवर्सिटी के पास नहीं होते थे। तो रामाचंद्रन ने वो किया जो शायद आज कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशंस में मैन्युअली कैलकुलेट किया, एटम बाय एटम, बॉन्ड बाय बॉन्ड, एंगल बाय एंगल। 1954 में रामाचंद्रन ने अपनी टीम के साथ, जिसमें G करथा और V शशिशेखरन शामिल थे, कोलेजन की एक नई स्ट्रक्चर प्रपोज की। उनका मॉडल कहता था कि कोलेजन 3 हेलिकल चेन से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ट्विस्ट होती हैं। ये एक ट्रिपल हेलिक्स था और इस ट्रिपल हेलिक्स में एटम्स के बीच के एंगल्स और डिस्टेंसेस बिल्कुल स्पेसिफिक थे। रामाचंद्रन ने ना सिर्फ ये बताया कि स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि ये भी बताया कि ये क्यों स्टेबल है। प्रोटीन चेन्स के एटम्स कौन से एंगल्स पर आराम से बैठ सकते हैं और कौन से एंगल्स पर नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लेकिन साइंस की दुनिया में रेवोल्यूशन का स्वागत ताली बजाकर नहीं होता। रेवोल्यूशन का स्वागत होता है शक से, सवालों से और अक्सर खुले विरोध से। जब रामाचंद्रन का पेपर 1954 में पब्लिश हुआ तो कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट्स की प्रतिक्रिया तीखी थी। जॉन केंड्रू और मैक्स परूट्स दोनों नोबेल प्राइज जीतने वाले थे आगे चलकर। उन्होंने रामाचंद्रन के मॉडल को डायरेक्टली चैलेंज किया। उनका आर्गुमेंट था कि रामाचंद्रन के मॉडल में एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं,
उनका कहना था कि इतने क्लोज कांटेक्ट में एटम्स फिजिकली फिट नहीं हो सकते, ये तो बेसिक केमिस्ट्री के अगेंस्ट है। पर रूट्स ने तो पब्लिकली कहा कि रामाचंद्रन का मॉडल इम्पॉसिबल है। ये सुनकर रामाचंद्रन डगमगाए नहीं। एक साधारण वैज्ञानिक शायद मान लेता, एक साधारण इंसान शायद झुक जाता, खासकर तब जब सामने वाला कैम्ब्रिज का है, नोबल के करीब है, और आप एक डेवलपिंग कंट्री की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। लेकिन रामाचंद्रन ने अपना डेटा फिर से देखा, अपनी कैलकुलेशंस फिर से चेक की, और उन्हें पता था वो सही है। उन्होंने अपने क्रिटिक्स के आर्गुमेंट को केयरफुली स्टडी किया। पेरूट्स और केंड्रू कह रहे थे कि एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी वो एटम्स फिजिकली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन रामाचंद्रन का जवाब था, ओवरलैप की डेफिनेशन क्या है? एटम्स के बीच मिनिमम अलाउड डिस्टेंस क्या है? उस समय इस सवाल का कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं था। अलग अलग साइंटिस्ट्स की अलग अलग असम्पशंस थे। रामाचंद्रन ने सिस्टमैटिक तरीके से उस समय तक की सभी नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया और एटम्स के बीच के एक्चुअल मिनिमम डिस्टेंसेस को मेजर किया, और उन्होंने पाया कि उनका मॉडल उन लिमिट्स के अंदर था। पेरूट्स का असम्पशन ही गलत था। 1963 ये वो साल था जब जीएन रामाचंद्रन ने साइंस को एक ऐसा गिफ्ट दिया जो आज भी हर बायोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इसका नाम है रामाचंद्रन प्लॉट। ये प्लॉट एक सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन इसके पीछे छिपी इंटेलिजेंस सिंपल नहीं है। रामाचंद्रन ने सोचा, एक प्रोटीन चेन में हर अमीनो एसिड के आसपास दो मेन रोटेशनल एंगल्स होते हैं, जिन्हें फाई और साई कहते हैं। ये एंगल्स डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन चेन किस शेप में फोल्ड होगी। लेकिन हर एंगल पॉसिबल नहीं होता। कुछ एंगल्स पर एटम्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे। रामाचंद्रन ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि फाई और साई के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं और कौन से नहीं। जो डायग्राम बना वो रामाचंद्रन प्लॉट था, एक 2 डायमेंशनल मैप जिसमें एक्स एक्सिस पर फाई था और वाई एक्सिस पर साई। और इस मैप पर कुछ रीजन्स थे जो अलाउड थे, जहां प्रोटीन एग्जिस्ट कर सकती थी, और बाकी रीजन्स फॉरबिडन थे, जहां प्रोटीन का जाना फिजिकली इम्पॉसिबल था। ये प्लॉट प्रोटीन साइंस का एक फंडामेंटल टूल बन गया। आज भी 2020s में जब कोई नई प्रोटीन स्ट्रक्चर सॉल्व होती है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, क्रायो ईएम से या एआई से, सबसे पहले उसे रामाचंद्रन प्लॉट पर चेक किया जाता है। अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा फॉरबिडन रीजन में पड़ता है तो समझो स्ट्रक्चर गलत है। लेकिन 1963 में दुनिया ने इसे वो महत्व नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। वेस्टर्न साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी रामाचंद्रन को उस भारतीय वैज्ञानिक के रूप में देखती थी जो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में बैठकर क्लेम्स कर रहा था। उनके पेपर्स को इग्नोर किया गया, उनके कॉन्फ्रेंसेस के इन्विटेशंस कम थे, फंडिंग नहीं थी, और सबसे बड़ा दर्द वो रिकॉग्निशन नहीं थी जो उनके काम की डिजर्व थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।